अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 44 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस वीक भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें रेस किए गए मेन इश्यूज को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यार मोहम्मद एंड अनदर वर्सेस मसम्मात समीना तैयब एंड अदर्स। इन प्रेजेंट सिविल अपील्स के थ्रू पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट के उस जजमेंट को चैलेंज किया जिसके थ्रू उनकी रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। इस केस में कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि क्या रिव्यू पिटिशन के खिलाफ रिव्यू में पास किया गया ऑर्डर कॉम्पिटेंट है या नहीं। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पिटिशनर्स के खिलाफ रिव्यू जुरिस्डिक्शन में पास किए गए ऑर्डर को दोबारा एक रिव्यू पिटिशन के थ्रू ही चैलेंज किया जिसे मेरिट्स पर डिसमिस कर दिया गया। अलबत्ता इस केस में मेन पॉइंट ही यही था कि रिव्यू के ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू कॉम्पिटेंट ही नहीं और ऐसी सेकेंड रिव्यू पिटिशन को लॉ के नीचे अलाउ ही नहीं किया जाना चाहिए और इसे स्टार्ट में ही या इसकी इंसेप्शन में ही डिसमिस हो जाना चाहिए। Raja Zahoor Ahmed etc. against Capital Development Authority through its chairman etc. in all cases. Capital Development Authority के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पिटिशनर्स की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कमर्शलाइज कर दी, लेकिन जल्द उन्हें रियलाइज हुआ कि ये डिसीजन इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की वायलेशन में है। लिहाजा बोर्ड ने एक फ्रेश ऑर्डर के जरिए अपना अर्लियर ऑर्डर रिसेंड कर दिया। अब पिटिशनर्स का क्लेम था कि उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अभी भी कमर्शलाइज्ड ही हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उनका ये क्लेम डिसमिस कर दिया। अब पिटिशनर्स हाई कोर्ट की सेट जजमेंट के खिलाफ लीव टू अपील सीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो चेंज ऑफ स्टेटस या यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रीच ऑफ मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद के लिए कोई परमिशन अकॉर्ड करें। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं कि वो चेंज ऑफ स्टेटस या यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रीच ऑफ मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद के लिए कोई परमिशन अकॉर्ड करें या किसी स्कीम को अफेक्ट दें। कौसैन फैसल अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक्सेट्रा। इस अपील के जरिए अंडर ऑर्डर 5 रूल 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 अपेलेंट ने रजिस्ट्रार का ऑर्डर चैलेंज किया है जिसमें आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंडर अपेलेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल की थी वो ना तो एंटरटेन हुई है बाय द रजिस्ट्रार ना ही रजिस्टर। सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंडर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक्सरसाइज करते हुए क्या पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर सकता है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने पहले सवाल पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार सर्टन फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्टीरियल इन नेचर होंगे। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंडर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक्सरसाइज करते हुए पिटिशंस की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकता। पिटिशंस में रेज लीगल और फैक्चुअल क्वेश्चंस की जस्टिशिएबिलिटी का मैटर कोर्ट खुद डील और डिसाइड करेगी। 2022 CLC 1337 महमूद आलम शेर वर्सेस HEC एंड अदर्स। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट ने HEC की जानिब से इशू किए जाने वाली एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जिसके तहत अपेलेंट ने एक डीड ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रांस में अपना MS और MPhil लीडिंग टू PhD कंप्लीट करना था। अलबत्ता अपेलेंट के मुताबिक HEC यानी रिस्पोंडेंट नंबर 1 के डीड ऑफ एग्रीमेंट की ब्रीच की वजह से उन्हें इस प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करना पड़ा। इस केस के फैक्ट्स पर HEC ने तकरीबन 20 लाख रुपए के लिए एक रिकवरी सूट फाइल किया और ट्रायल कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया और एपीलेट कोर्ट ने इस फैसले को अपहोल्ड किया क्योंकि उनके मुताबिक पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन से ये बात साफ जाहिर थी कि अगर अपेलेंट दिए गए टाइम में अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे और ड्रॉप आउट करेंगे तो उन्हें पैसे रिफंड करने होंगे। इस केस में कोर्ट के सामने मुतअद्दिद इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि अगर अपेलेंट ने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली थी तो क्या HEC इस डिग्री के लिए रिफंड क्लेम कर सकता था। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि डीड ऑफ एग्रीमेंट के क्लॉज 7 के मुताबिक ये बात क्लियर थी कि HEC ने स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के लिए नहीं दी थी बल्कि मास्टर्स लीडिंग टू PhD के लिए दी थी। क्योंकि अपेलेंट ने एग्रीमेंट के मुताबिक अपना PhD कंप्लीट नहीं किया था, HEC उनसे सिर्फ मास्टर्स के लिए पैसे रिकवर कर सकती थी। इस केस का सेकंड इशू ये था कि अगर रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने स्कॉलरशिप के फंड्स देने का प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया था तो क्या अपेलेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी कि वो डीड ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक परफॉर्म करते। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस 51 और 52 के मुताबिक एक प्रॉमिसर के ऊपर तब तक अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती जब तक उनसे किया गया रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म ना किया जाए और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस परफॉर्म करने का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में दिया होता है। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 पर पहले ही ऑब्लिगेशन थी कि वो स्कॉलरशिप के फंड्स प्रोवाइड करता और ट्रायल कोर्ट ने ये चीज़ डिटरमिन की ही नहीं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म किया कि नहीं। इसीलिए इस इशू पर कोर्ट ने ये केस रिमांड कर दिया। इस केस में आखिरी इशू ये था कि क्या इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड ईमेल्स को एविडेंस के तौर पर एडमिट किया जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 के सेक्शन 164 और 73 के तहत ईमेल का प्रिंट आउट प्राइमरी एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल होगा, लेकिन इसे मुख्तलिफ तरीकों से ऑथेंटिकेट करना लाजमी है। इन्हीं सब इशू की बेसिस पर कोर्ट ने इस केस को रिमांड कर दिया। Tamim Haider and 6 others against Additional Chief Secretary Home and 5 others. पिटिशनर्स ने मुहर्रम के महीने में एक एप्लीकेशन के ज़रिए परमिशन लिए बगैर एक ट्रेडिशनल प्रोसेशन निकाला और कंसर्न SHO इंटरफेयर करने में एडमेंट था। इस रिट पिटिशन के ज़रिए पिटिशनर ने प्रे किया कि रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शंस इशू हों कि वो उन्हें ट्रेडिशनल प्रोसेशन निकालने से रिस्ट्रेन ना करें। अब अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि किसी पब्लिक मीटिंग, प्रोसेशन, असेंबली या गैदरिंग की रिक्वेस्ट कंसिडर करने की अथॉरिटी किस में वेस्टेड है, और दूसरा ये कि ट्रेडिशनल प्रोसेशन निकालने की परमिशन के लिए फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जस्टिस सुहेल नासिर ने पहले सवाल पे कहा कि द पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 की प्रोमलगेशन के बाद किसी पब्लिक मीटिंग, प्रोसेशन, असेंबली या गैदरिंग की रिक्वेस्ट कंसिडर करने की अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर में वेस्टेड है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद। दूसरा ये कि ट्रेडिशनल प्रोसेशन निकालने की परमिशन के लिए फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अनडाउटेडली सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही है और कंसर्न्ड अथॉरिटी को उसे पॉजिटिव कंसिडरेशन देनी होगी अनलेस कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हों अदरवाइज। लाहौर हाई कोर्ट मकसूद अहमद वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया, जिसमें पिटिशनर ने सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऑर्डर्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया और कहा कि पिटिशनर के सूट फॉर डिक्लेरेशन और कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन को रॉन्गफुली डिसमिस कर दिया गया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या अपेलेंट को सीपीसी के ऑर्डर 43 रूल 1 के साथ कंप्लाई करने का मौका देना चाहिए और इसे अपील के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि अपील के साथ डॉक्यूमेंट्स ना प्रोवाइड करने का सीपीसी के ऑर्डर 43 रूल 1 में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया गया, जैसे ही सीपीसी के सेक्शन 115 में भी ये नहीं दिया गया। क्योंकि इस केस में लॉ में एडेड नई प्रोवाइजो की बात हो रही है, इस इशू पर सुपीरियर कोर्ट्स की वो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि रिवीजन के साथ सर्टिफाइड कॉपीज की बात करती है। इसीलिए रिवीजन के हवाले से जजमेंट से प्रिंसिपल्स लेते हुए ये बात कही जा सकती है कि अपील के केस में पिटिशनर की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो सीपीसी के ऑर्डर 43 रूल 1 के साथ कंप्लाई करे और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। इस केस का सेकंड इशू ये था कि क्या कोर्ट सीपीसी के अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस डिसाइड करते हुए नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर की सूरत में पीनल नेचर का ऑर्डर किस तरह कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने कोई पीनल ऑर्डर करना हो तो उन्हें पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो लॉ के साथ कंप्लाई करे और ये डिटरमिन करे कि क्या मिस्टेक बोनाफाइडे थी या फिर पिटिशनर ने जानबूझकर की। इसीलिए पिटिशनर को रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और अगर इसके बावजूद वो ऑर्डर 43 रूल 1 के साथ कंप्लाई ना करे तो कोर्ट इस इशू को टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉन कंप्लायंस के लिए एक पीनल ऑर्डर कर सकता है। इमामुद्दीन अगेंस्ट द स्टेट। इस केस में अदालत के सामने कंपाउंडिंग ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के स्कोप का तज़किरा हुआ। जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन ने कहा कि अगर मेन ऑफेंस कंपाउंडेबल है और पार्टीज़ ने ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है तो फिर बाकी के ऑफेंसेस भी कॉम्प्रोमाइज़ ट्रीट होंगे, हालांकि वही स्टैचूट के अंडर कंपाउंडेबल नहीं है। मजीद ये कि जहां एक कॉम्प्रोमाइज़ पार्टीज़ के दरमियान और सोसाइटीज़ में हार्मनी प्रमोट करे, वहां पार्टीज़ के बीच उस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट करने में लीगल या अदरवाइज़ कोई इम्पेडिमेंट नहीं, लिहाजा एप्लीकेशन अलाउ हो गई। 2022 CLC 1322 मोहम्मद अदरीस अब्बासी वर्सेस सैयद अकबर खान। इस केस के फैक्ट्स पर डिफेंडेंट्स डिसीज्ड के लीगल एयर्स थे जिन्होंने एक प्रॉपर्टी के मुतालिक अपने हक में डिग्री हासिल की। प्लेंटिफ ने फिर सीपीसी के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत इस डिग्री को चैलेंज किया, लेकिन ये सूट डिसमिस कर दिया गया। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि सीपीसी के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का क्या स्कोप था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन के मुताबिक जहां एक शख्स
फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन पर किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज करना चाहे तो वो ऐसा तब कर सकते हैं जब वो उस कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दायर करे जिसने फाइनल डिग्री पास की हो, ना कि एक सेपरेट सूट के जरिए। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के तहत प्रोसीडिंग्स का नेचर एक डिक्लेरेटरी सूट का होगा। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ ने पहले ही सीपीसी के सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली है और वो अब एक सेपरेट सूट के जरिए एक पैरेलल डिग्री हासिल नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट, मोहम्मद खुर्रम बट वर्सेस शेख असफंदयार सिद्दीक। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के सेक्शन 19 के तहत इजेक्टमेंट पिटिशन फाइल की, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अलबत्ता रिस्पोंडेंट ने इसके खिलाफ अपील फाइल की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनकी रिट पिटिशन इसी सेम इशू पर एक्सेप्ट कर ली गई। लेकिन इसी दौरान एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अंदर रिस्पोंडेंट से उनकी प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली गई और सीपीसी के सेक्शन 144 के तहत रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या उस सिनेरियो में रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती है जिसकी पोजेशन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के साथ या दौरान टेक ओवर की जाए। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के सेक्शन 144 में ये बात क्लियर है कि जब कोई डिग्री रिवर्स की जाए तो एक एप्लीकेशन मूव करने पर पार्टीज को उस पोजीशन पर रिस्टोर करे जिस पर वो तब होती अगर डिग्री पास ना की जाती। ये डॉक्ट्रिन एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविबिट पर बेस्ड है। जब रिस्पोंडेंट के खिलाफ एविक्शन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया था तो उसके पास ये पूरा हक था कि वो अपनी प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए रेस्टिट्यूशन सीख करे और इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रिस्पोंडेंट से उनकी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान ली गई थी। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।